जय हिंद दोस्तों। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट VVI शॉर्ट लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेट 6 वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको हर सेट में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता रखा है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के विभिन्न देशों को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका था। इन्हीं क्षति को पूर्ति करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका क्या है, कार्यालय है। तो कहता है विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसका प्रमुख कार्य सदस्य राष्ट्रों के उत्पादन एवं विकास परियोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक होता है, जिसका चयन अमेरिकी वित्त मंत्री करता है। लेकिन यहाँ पर करा प्रमुख कार्य के बारे में वर्णन करने के लिए, तो मैं आपको कुछ अलग से पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप याद रखिएगा। देखिए, विश्व बैंक जो होता है वो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब कि उन्हें कर्ज के रूप में ऋण देता है। ऋण आप लोग समझते हैं, लोन जिस तरह से होता है, तो ऋण देता है, एक तरह से समझिएगा। और जो देश गरीब होते हैं उनसे ऋण वापस नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनसे। इसके रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना क्या है, ये इसका अति महत्वपूर्ण कार्य है। पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण से संबंधित जितने भी नियम का निर्माण होता है, सब लागू करना क्या होता है, विश्व बैंक का एक अधिकार में आता है, विश्व बैंक का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पीली क्रांति के बारे में बताया था कि पीली क्रांति क्या था। आज मैं आपको बता रहा हूँ हरित क्रांति, जो कि आपके सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति का संबंध हरित क्रांति से। ऑप्शंस आपके दिए रहते हैं, आपको आंसर टिक करना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन? कहता है, देखिए समझ लीजिए, हरित क्रांति जो हुई थी, तो हरित क्रांति एक कृषि में आधुनिक विकास के लिए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तथा सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा का प्रयोग करने के लिए हुआ था। मतलब अनाजों को क्या हुआ था, अनाजों के लिए हुआ था, अनाजों को ज़्यादा मात्रा में उपजाने के लिए। तो कहता है यहाँ पे कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति के तहत कृषि में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक जो होता है, खाद्य जिसको कहते हैं, प्रयोग तथा सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा के प्रयोग परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति कहने का मतलब कि अनाजों में वृद्धि लाने के लिए एक तरह की गई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, हरित क्रांति के प्रथम चरण में इसका प्रभाव उन्नत बीज में गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा व ज्वार तक ही सीमित रखा गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूँ के उत्पादन में हुआ, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्रभावित किया था। एक क्वेश्चन भूगोल में पूछा था ना कि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो देखिए यहाँ पे आप इससे स्पष्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो समझ चुके होंगे कि ये एक तरह के जो भोज्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अनाजों के मुख्य कहिए कि अनाजों के लिए, तो अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक तरह की क्रांति की गई थी, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। और आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ हुआ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति से किसानों में क्या हुआ था, एक तरह की एक्टिवनेस आई थी, जागृति आई थी। और इस क्रांति से किसानों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ था। जो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन था, उसमें भी उन लोगों में सुधार हुआ था। उनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा था। अब देखिए, किसान के जो नेता होते थे, किसान दल के नेता होते थे, उनका उदय हो चुका था। किसके कारण? तो हरित क्रांति के कारण। और हरित क्रांति पूरे भारत में एक फैल चुका था, एक तरह से कहिए कि। और यह भारत का संपूर्ण जो है वो राजनीतिक जो किसान हो गए हैं, किसानों का एक केंद्रीकृत कर दिया गया। मतलब अब किसानों का भी उदय हो गया था नेता के रूप में। अब किसान लड़ेंगे तो नेता के रूप में होगा ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं कि दल बदल के अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था दल बदल का अर्थ होता
है कि या तो सत्ता पार्टी या सत्ता से अगर निर्वाचित होकर भी अपने दल को चेंज कर ले, उसे दल बदल कहते हैं। तो मैंने याद दिलाने के लिए आपको दिया है कि मैंने सेट 1 भी कराया है, सेट 2 भी कराया है, सेट 3 भी कराया और सेट 4 और सेट 5 भी कराया। अगर आपने उस सभी वीडियोस को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए, जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसी में आप दल बदल के बारे में समझ जाओगे अच्छे से। ऐसे एक बार समझा दूं, क्योंकि मेरा यह फर्ज बनता है, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है तथा उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती या गिर जाती है, उसे ही दल बदल कहते हैं। सरकार बने या बिगड़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दल बदल का मतलब समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए, कल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, क्या दिया हुआ था कि केवल हाइलाइटेड टर्म्स को पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं। बिल्कुल पेपर में लिखा हुआ था इस तरह का बात। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप रट जाइए। ऐसे में आज आपको शाम को सारे क्वेश्चन टिक करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उतना वीडियो मैं नहीं ला सकता हूँ, सो आपको मैं टिक करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। पहले तो बताइए आपकी वैश्वीकरण होता क्या है। मैंने आपको बताया था, एक देश दूसरे देश से क्या जुड़ाव रखते हैं, जुड़ाव करते हैं, वैश्वीकरण कहलाते हैं। मतलब समझिए कि गाँव भी क्या होता है, एक तरह से अपने आप में शहर के जैसा महसूस करता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन करना, ठीक है। तो वैश्वीकरण को एक विश्वव्यापी प्रभाव के रूप में समझा जाना चाहिए। विश्व के देशों के बीच अंतःक्रिया व अंतर्निर्भरता बढ़ रही है, इससे दूरियां कम हो रही है तथा हम एक नई विश्व व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी ने उत्पादन, यातायात व संचार के साधनों में ऐसी वृद्धि की है कि सारी दुनिया एक गांव में बदल गई है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वैश्वीकरण का संबंध किससे, तो आप उसमें जवाब देते हो कि एकीकरण से, या जो भी आप जवाब देते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा कहता है, ऑब्जेक्टिव का मैं लास्ट वीडियो कराने वाला हूं दोस्तों, प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। 5 नंबर कहता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नई राष्ट्र की कौन सी चुनौतियां थी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, पूछा जाता है बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन में, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र की कौन सी चुनौतियां थी। तो चुनौती तो भाई बहुत थी। अब कोई देश अगर आज़ाद होता है तुरंत तो उसको संभालना क्या होता है, अत्यंत मतलब एक दुविधापूर्ण होता है। समझिए कि बहुत कठिनाई से भरा आपका वो समय होता है, किस तरह से हम लोग मतलब क्या करें, राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करें। तो चुनौतियां आई थी, मुख्य रूप से आपकी 3 चुनौतियां थी, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक समस्याएं थी, लेकिन जो चुनौतियां थी उनमें से 3 प्रमुख चुनौतियां थी जिन पर काबू पाए बिना हम अपने देश की एकता को बचाने में कामयाब नहीं रह सकते थे। पहला आपका ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती। एकदम जैसे ही अपना देश आजाद हुआ था, हिंदू मुसलमान में एक तरह का मतलब समझिए कि दंगा के टाइप के फैल चुका था। अब हिंदू चाहता था कि मेरा, हिंदू नहीं चाहता, मुसलमान चाहता था कि मेरा एक अलग राष्ट्र बने। मुसलमान लोग चाहते थे कि मेरा एक अलग राष्ट्र बने। वो भी मुस्लिम लीग ने ही इसका ऐलान कर दिया था कि हमें एक अलग राष्ट्र का निर्माण चाहिए। तो अब मुस्लिम लीग की बात तो माननी थी भाई। फिर उसके बाद हो गया कि देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौती। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र को भी बहाल तो करना था, किस तरह से अब हमारे सत्ता को चलाया जाए, संविधान को चलाया जाए। बहुत तरह की कठिनाइयाँ हमारे यहाँ आ चुकी थी हमारे देश को आज़ाद होने के बाद। कुछ ही साल पहले आज़ाद हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा दिन से आज़ाद हुए नहीं हुआ। अभी 1947 में तो आज़ाद हुआ है और सब चीज़ काम पूरा प्रक्रिया होते होते 1950 लग गया। 1950 के बाद भी हमारे यहाँ के लोग समझेंगे तब ना कि किस तरह से सरकार को चलाया जाए, क्योंकि पहले अंग्रेज लोग सरकार चलाते थे, समझिएगा। तो वो लोग भारत के लोगों को उतना ज़्यादा क्या करते थे, अपने अंदर मुख्य बात को नहीं बताते, लेकिन फिर भी हमारे देश ने कंट्रोल किया। तो यहाँ पर चुनौतियों की बात की जा रही है। तो चुनौतियाँ आपकी थी, याद रखिएगा, पहला कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती थी, देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौती थी, संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की भी चुनौती थी। तो ध्यान में रखेंगे, कहता है यहाँ पे, इसको समझिए, स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक समस्याएं और चुनौतियां थी, लेकिन 3 प्रमुख चुनौतियां थी जिन पर स्वतंत्र भारत को शीघ्र काबू पाना था। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती, देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौती, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से। और यहां पर फिर कहता है संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की चुनौती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि पंचशील संधि के 5 सिद्धांत कौन से हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, पंचशील संधि के 5 सिद्धांत कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, 1954 में भारत चीन व्यापार समझौते में पंचशील के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। पंचशील का आधार मानवीय है। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे की
प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना। मतलब हर देश जो एक दूसरे देश का है, मतलब यहाँ पर हमारे किन किन देशों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, तो बिल्कुल भारत और चीन के बीच में हुआ था व्यापार समझौते को लेकर। तो अब कहा ना कि एक दूसरे को, मतलब जैसे भारत है तो वो चीन के लिए, चीन है तो भारत के लिए प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति अपनी सम्मान की भावना रखेगा। ये यहाँ पर किया गया, समझौता किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर बी ऑप्शन कहा गया कि एक दूसरे के प्रदेश पर आक्रमण का परित्याग, मतलब ना तो हम आप पर युद्ध करेंगे और ना ही आप मेरे देश के ऊपर युद्ध कीजिएगा, मतलब ना हम आपको मारेंगे ना आप हमको मारिएगा, इस तरह का भावना। और सी हमारा है थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कहता है हाँ पॉइंट वाइज बना के लिखिएगा ना तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि कोई टीचर उसको काट नहीं सकता। अगर एक में मिला के लिख दीजिएगा सब घी खिचड़ी सब एक में, तो वैसे उस तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिलाकर नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल नहीं अगर रहे तो केवल डिफिनीशन लिखकर छोड़ दीजिएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के इतना लिखिएगा, ये नहीं कि आप बहुत लंबा लिखिएगा तो आपके मार्क्स उसमें भी कट सकते हैं। जितना आपका क्वेश्चंस का है उतना ही आंसर लिखिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ आंसर को दें। फिर हमारा यहाँ पर कहता है ऑप्शन यहाँ पे सी है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का संकल्प। हस्तक्षेप मतलब रोक टोक न करने का संकल्प यहाँ पर लिया गया था पंचशील समझौता में। फिर कहा गया यहाँ पे कि समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, मतलब एक दूसरे से मित्रता रखेंगे, हाथ में हाथ मिलाकर रखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे कहता है दोस्तों कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत भी यहाँ पर किया गया था पंचशील समझौता में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी टर्म, याद रखिएगा, समझ लीजिए, लिखने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। 7 नंबर कहता है कि अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है। अमेरिकी वर्चस्व, देखिए क्या हुआ था, शीत युद्ध के समाप्त होते ही 1991 में समाप्ति के बाद, शीत युद्ध 1991 में समाप्ति के बाद कोई भी ऐसा शक्ति नहीं रही जो अमेरिका के प्रतिद्वंदी बन सके। वही ना एक ध्रुवीय राष्ट्र का उदय हो गया था। इसके कारण अमेरिका सर्वशक्ति संपन्न देश के रूप में उदित हुआ। 1990-91 की खाड़ी युद्ध में था इसका प्रथम प्रदर्शन हुआ, लेकिन 2001 में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत किया। फिर 2003 में इन्होंने भी एक आतंक फैलाया कि इराक में सद्दाम हुसैन के जो अधिनायकवादी शासन का सफाया किया। तो ये सब इसके क्या हो गए, तो सर्वशक्ति के उदाहरण हैं। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेरिकन वर्चस्व, यानी अमेरिकन लैकमोंग का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या था अमेरिकन वर्चस्व। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कहता है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VVI टाइप क्वेश्चंस है कि सार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें, यानी कहता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग, बिल्कुल दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के बीच मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम पड़ा SAARC, यानी हिंदी में कह दिए सार्क। 1985 में सार्क यानी दक्षेश के रूप में हुई। इसके निम्न कार्य थे, क्या कार्य थे, यहाँ पर इसकी भूमिका के बारे में प्रकाश डालने को कह रहा है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम लोग कुछ लिख देंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों को का कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर सुधारना, दक्षिण एशियाई प्रादेशिक में सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक उन्नति करना, सभी विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी टर्म्स, याद रखिएगा। क्या है सार्क का, तो पहला कहता है कि दक्षिण एशियाई जो जितने भी क्षेत्र होंगे उनमें लोगों का कल्याण करना, जितने भी वहां के लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करना, उनका जीवन स्तर सुधारना। सार्क का ये प्रथम रोल था। सेकेंड रोल कहता है कि दक्षिण एशियाई प्रदेश में सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक उन्नति करना, जितने भी सामाजिक के लिए प्रगति की कार्य थे वो करना और सांस्कृतिक के लिए भी उन्नति करना। सभी विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना, जितने भी विकासशील देश हैं उनके साथ उनके सहयोग को बढ़ाना, उनका सहयोग दीजिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कि पंजाब की समस्या क्या थी, पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, पंजाब की समस्या क्या थी। थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड शायद क्वेश्चंस को पूछ दे, लेकिन उम्मीद तो यही है कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछेगा। देखिए सिंपल से अगर बात कर लें तो पंजाब की क्या समस्या थी, हुआ क्या था ना कि उस समय आंदोलनकारी जो थे वो जिन मांगों को लेकर किया था, उनके मांग क्या थे, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उनके मांग के कारण यहाँ पे क्या पंजाब में कुछ आंदोलन हो गए थे साथियों, और वो आंदोलन आपके थे, देखिए क्या हुआ था समझिए। वहाँ पंजाब के जो लोग थे वो अन्य राज्यों के पंजाबी भाषा के क्षेत्र को कहते थे कि हमको पंजाब में मिला दीजिए, ये तो एक मुख्य कारण था। लेकिन मुख्य कारण एक मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है, समझ लीजिएगा। या चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी माना जाए, ये भी उनका एक मान था। और भाखड़ा नंगल योजना को पंजाब में मतलब कहते थे कि पंजाब मतलब पंजाब में क्या कीजिए, इसका नियंत्रण पंजाब को दे दीजिए।
पंजाब में कहते थे कि भारी उद्योग को स्थापित कीजिए, तो ये सब था। लेकिन मुख्य जो आपका था आप वो भी लिख सकते हो अगर पॉइंट वाइज आई तो। अगर लेकिन ऐसे आए लैंग्वेज में आपको लिखना है तो लिखिएगा, एक दंगा मुख्य कारण था। 1984 के जून का महीना था। 1984 के जून में क्या हुआ कि भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है, देखिए वहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर है, आपको पता होगा पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, सिखों का है। तो स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था क्या, तो ये आपको याद रखना है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब देखिए सरकार ने जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया तो हुआ क्या कि वहाँ बहुत मात्रा में क्या हो गए, लोगों को मारा गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिख मर गए। तो मतलब वहाँ पर दंगा एक तरह का फैल गया। लोगों ने तो यहाँ पर फैलाया, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के कारण वहां पे दंगा फैल गया। अब सिख के दिमाग में क्या पहुंचा भाई, सिख के भावनाओं को चोट पहुंच गया। यही नहीं, भारत के सिख नहीं, जितने भी सिख थे उनके अंदर क्या हो गया, एक क्रूरता की भावना हो गई उनके अंदर, उनके दिल को चोट लग गया, दिल को ठेस पहुंच गया, यानी दिल क्या हो गया, टूट गया। तब दिल टूट गया तो वो कैसे जिएंगे भाई। तो देखिए भारत सरकार और भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिख ने अपना एक अभियान चलाया। एक अभियान को अपना धर्म, मतलब एक जैसे कैसे होता है, अगर हमारे यहाँ किसी चीज़ को अगर गंभीरता के रूप में लेना है तो आप उसे जाति का नाम दे दीजिए या धर्म का नाम दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम कह दीजिए ना, अगर लड़ाई हो गया तो कह दीजिए हिंदुआ मार ले, हिंदू मुस्लिम कर दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग क्या होते हैं, एक्टिवनेस दिखाते हैं, या जाति के नाम पर भी लोग यहाँ पे एक्टिवनेस दिखाते हैं। तो अब समझिए क्या कहता है। 1970 के दशक में अकालियों के एक तकबे ने पंजाबी सूबे के लिए स्वायत्त की मांग उठाई। अकाली दल के नेतृत्व में पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया गया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों ने घुसकर अपने कब्जा में ले लिया, लेकिन भारतीय सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराया गया। स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची थी। 1984 के बाद पंजाब में सिख विरोधी हिंसा हुई, जो राजीव गांधी और अकाली नेता के बीच समझौता के बाद पंजाब में शांति बहाल हो सकी। अब इस समय एक और प्रॉब्लम था। देखिए यहाँ पे राजीव गांधी की बात आई। इंदिरा गांधी को 1984 में ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को सब लोग क्या किए थे, मौत के घाट उतार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। जो भी कहिए तो इनकी एक हत्या भी एक क्या हुआ था, मुख्य कारण बन गया था। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़े सिंपल टाइप, जितने भी क्वेश्चन आपको लगे इजी टाइप उसे पढ़ लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जल प्रदूषण क्या है, जल ही जीवन है, जल ही स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है। देश का एक बड़ा जनसंख्या शुद्ध जल से वंचित रही है, जिसका कारण हम मानव स्वयं है। प्रदूषित जल कई कारणों से मानवीय जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। पानी में एक सीमा से अधिक अघुलनशील ठोस पदार्थ का मिला होना, उसमें एक सीमा से अधिक रासायनिक पदार्थ का पाया जाना पानी को प्रदूषित करता है। यानी कहता है कि जल प्रदूषण का क्या कारण है, तो आपको बताना है जल प्रदूषण क्या है। तो कहता है कि जल प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जो कि पानी में क्या होता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ मिला होते हैं और अधिक रासायनिक पदार्थ का पाया जाना, इसी को कहते हैं जल प्रदूषण। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आपको। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तैयारी के साथ।